सरकार के 136 सप्ताह पूरे होने को आधार बनाकर कांग्रेस ने 136 बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रस्ताव रखा, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विपक्ष के कई दिग्गज विधायकों ने सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2.5 साल में सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और हर मोर्चे पर विफल रही है। विपक्ष की ओर से चरणदास महंत, उमेश पटेल, देवेंद्र यादव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर जोरदार हमला किया। सभी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। नक्सल मोर्चे पर भी विपक्षी नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच श्रेय लेने की होड़ का आरोप लगाया। आज अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा हुई और 14 घंटे से ऊपर समय लगा। 136 बिंदु का आरोप था और 151 पेज, जिसमें कोई विभाग नहीं बचा था जिसमें इस सरकार पे आरोप नहीं था। एक भी आरोप का समाधान पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पिछले 5 साल और उसके पहले 2000 और 2003 में कांग्रेस सरकार थे, उन्हीं की चर्चा ये लोग करते रहे। लेकिन अपने वर्तमान सरकार की उपलब्धि, एक 3100 रुपया दे रहे हैं, जो हम 2500 रुपये नहीं देते थे, 3100 मिलता नहीं। और दूसरा एक महतारी वंदन योजना जो 2024 से पोर्टल बंद है, वो जो शुरू नहीं हुआ है। और एक नक्सली, 3 मुद्दे के अलावा इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है जिसके बारे में वो चर्चा कर सकते हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के हर आरोप का जवाब दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा के अन्य विधायकों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह तथ्यों से खाली था और विपक्ष एक भी आरोप साबित नहीं कर सका। उन्होंने ये दावा किया कि भाजपा सरकार ने 2.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिया है और जनता का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। कांग्रेस ने मानसून सत्र में मंत्रिमंडल के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास जी ने प्रस्तुत किया था और करीब 13.5 घंटा से भी ज़्यादा इस पर चर्चा चली और पक्ष विपक्ष के करीब 18 लोग इसमें हमारे सहित हिस्सा लिए। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है और उनके अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है, वो जनता तक जाएगी। करीब 14 घंटे तक चली बहस के बाद जब मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई तो कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। इसके साथ ही विधानसभा में सरकार ने अपना बहुमत और विश्वास दोनों साबित कर दिया। हालांकि इस बहस के जरिए विपक्ष ने आगामी राजनीतिक लड़ाई के लिए कई मुद्दों को हवा देने की कोशिश की, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे अपनी उपलब्धियों पर जनता की मुहर बताया। मानसून सत्र का यह दिन सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का सबसे बड़ा मंच बनकर सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है 14 घंटे की तकरार और सरकार का भरोसा बरकरार। जी हाँ, सरकार के 2.5 साल पूरे क्या हुए, विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, कई मुद्दे गिनाए और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन 14 घंटे की चर्चा के बाद जो निकला उससे ये साबित हो गया कि सरकार पर भरोसा कायम है। अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हो गया, लेकिन इसे अविश्वास प्रस्ताव में किसे क्या मिला, किसके पक्ष में ये अविश्वास प्रस्ताव गया, इस पूरी कवायद से आखिर जनता को क्या मिला, इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद बीजेपी की नेत्री और प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि कल 2:45 तक ये चर्चा चली और इस बात का जिक्र हम भी कर रहे थे कि कभी देर रात तक चर्चा होगी और इसमें सबकी निगाहें इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री क्या कुछ जवाब देते हैं, कैसे वो विपक्ष के आरोपों पर अपना भाषण रखते हैं। तो वो सारी बातें सामने आ चुकी है और बहुमत क्योंकि बीजेपी के साथ है, प्रस्ताव ध्वस्त हो गया। लेकिन कांग्रेस को इससे क्या हासिल हुआ, अभय नारायण जी से समझने की कोशिश करते हैं। संख्या बल आप लोगों के पक्ष में पहले भी नहीं था अभय नारायण जी, पता था ये क्या होने वाला है। ऊपर से जो तैयारी के लिहाज से चीज़ें होनी चाहिए, वक्ता अगर कहें तो बीजेपी में ज़्यादा थे बोलने वाले और लच्छेदार भाषण देने वाले। उसके बावजूद कांग्रेस ने ये कोशिश ऐसे समय में की जो कि मिड टर्म माना जाता है, सरकार के अभी कार्यकाल को काफ़ी समय बचा है, उसके बीच में ही आपने अविश्वास प्रस्ताव ला लिया। मोहन तिवारी जी, 2023 में जो जनादेश आया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपी यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता ने और कांग्रेस को विपक्ष में बैठाया। तो विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता के मुद्दे को हम उठाएं, सरकार के किए गए वादों को अगर वो नहीं कर रहे तो उनको याद दिलाएं और सरकार के जो कार्यप्रणाली है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो, चाहे खनिज माफिया को लेकर हो, चाहे सरकार में व्याप्त खरीदी, सरकार के टेंडर के बीच भ्रष्टाचार हो और महंगाई, बिजली बिल, तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता के मुद्दे हैं उनको हम प्रश्न के माध्यम से मंत्रियों से पूछें, ध्यान आकर्षण से ध्यान आकर्षित करवाएं सदन का और स्थगन आदेश लाकर, काम रोको प्रस्ताव लाकर हम उस पर बहस करवाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव की सुशासन की सरकार जिसे कहा जाता है, कि देखने में आया है कि न तो ध्यान आकर्षण में कोई विषय में समय दिया जाता है तो भाजपा विधायकों को, और न ही स्थगन स्वीकार किया जाता है। तो जब स्थगन स्वीकार नहीं होगा, ध्यान आकर्षण में आप हमको समय नहीं देंगे, प्रश्न उत्तर में भारतीय जनता पार्टी के जितने पूर्व मंत्री हैं वो इतने प्रश्न लगा के रखे रहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को समय नहीं आ जाता है तो उसमें टोका टाकी करके समय खराब करते हैं। तो आखिरी हथियार है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं और सभी बिंदुओं पर चर्चा कराने को सरकार को मजबूर करें। हमको मालूम था संख्या बल में हो जाता है, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो छत्तीसगढ़ की विफलता है, जो छत्तीसगढ़ सरकार फेल हुई है, वादा नहीं निभा रही है, मोदी गारंटी पूरी नहीं कर रही है, उसको हम लोगों ने मुद्दा बनाकर 135 सप्ताह के इस सरकार में 136 प्रश्न खड़ा किए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने बिल्कुल नहीं दिया। पूरे भाषण मंत्रियों के, पूरे भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरा भाषण भाजपा के वक्ताओं का पुरानी सरकार पे रहा। ऐसा लग रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आया है। 5 साल की बात लोग करते रहे। कई प्रश्नों में आपने देखा होगा कि मुड़त जी कहते नजर आए कि ये पूर्व कब तक बोलोगे भाई, कुछ अभूतपूर्व में ही बोलो। आप देखिए मोहन जी, चाहे हसदेव जंगल कटने की बात हो, कोई जवाब सदन में नहीं आया। 2022 में सामूहिक प्रस्ताव पास हुआ था, एक भी पेड़ नहीं कटेगा, भारतीय जनता पार्टी शामिल थी उस प्रस्ताव में, लेकिन सरकार बनने के पहले, शपथ ग्रहण के पहले पहला काम हसदेव जंगल काटने का हुआ।
बस्तर में आ जाइए आप, बस्तर में आपने धर्मांतरित गैर धर्मांतरित पौनी दफनाना, एक दूसरे से लड़ाना, यूसीसी आएगा उसमें भी आदिवासी नहीं रहेंगे, पेशा एक्ट का पालन नहीं, ग्राम सभाओं के अधिकार समाप्त, ठीक। और सरकार की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तमाम योजनाओं को तो आपने बंद कर दिया। वनोपज खरीदी आपने बंद कर दी, गौठान आपने बंद कर दिए, आत्मानंद बंद की ओर अग्रसर है। स्वास्थ्य सुविधाओं में जहां हमने किया था, नक्सलवाद खत्म करके एक ढिंढोरा पीटने का काम आप लगातार कर रहे हैं। नक्सलवाद के बाद क्या, ठीक है, इस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन खनिज माफिया का जहां नतीजा तक तो है, आप लोगों के आपने पक्ष में देखा नहीं है, आया। खनिज माफिया जिंदा जलाने का काम कर रहा है। ठीक है, नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया, ये माने ये अस्त्र खराब, पे कोई अंकुश नहीं, बाल अपराध पे कोई अंकुश आवाज नहीं। मिल रही है मेरी? अभय नारायण जी, लेकिन आप नतीजा आप लोगों के पक्ष में आया नहीं, अस्त्र एक तरीके से बेकार चला गया, इसको कैसे देखते हैं आप? मोहन तिवारी जी, नतीजा जनता के पक्ष में आया। 13.5 घंटे के बाद में जो बातें कांग्रेस ने उठाई वही जनता समझ रही है। हमने बिजली बिल की बात की, हमने महंगाई की बात की, किसानों को डीएपी यूरिया नहीं मिलने की बात की, 2 लाख किसानों का धान पिछली खरीदी में नहीं खरीदा गया, हमने उसकी बात की, सहकारी बैंकों को कैसे समाप्त किया जा रहा है, सहकारी समितियों को कैसे समाप्त किया जा रहा है। सारे मुद्दे जनता के मुद्दे थे, जनता को समझ में आए। सरकार तो हमारी 5 साल की बात करती रही, सरकार तो 3 योजनाओं को छोड़ दें आप, चाहे महतारी बंधन की बात हो जिसमें 1,55,000 इत्यादि कम हो चुके हैं, ये सदन में स्वीकार किया गया। चलिए ठीक है, कांग्रेस ये मान के चल रही है, ये भी एक प्रकार का गेन है, हार जरूर हुई है लेकिन पूरी तरह से फेल है। इसमें एक्सपोज करने में कामयाबी मिली है, ये कांग्रेस मान के चल रही है। शताब्दी जी, आरोप जब लगेंगे तो चर्चा भी होगी, सुर्खियां बनेंगी, अखबारों में स्थान भी मिल गया, एक प्रकार से जो चीज़ विपक्ष चाहता था उसमें उसको कामयाबी मिल गई है। वो एक माहौल बनाना चाहता था, वो माहौल बन गया इस अविश्वास प्रस्ताव से, ऐसा मानती हैं आप? हाँ बिल्कुल आपकी बात भी सही है, और यही हुआ है कि ये केवल और केवल एक सुर्खियां बटोरने का, फिर से मीडिया के सामने अपना अस्तित्व साबित करने का एक मैं कहूँगी कि एक एक्सरसाइज की है इन्होंने, लेकिन ये बहुत ही हल्की एक्सरसाइज रही, बहुत गहनता से विषयों का कोई अध्ययन नहीं हुआ, कोई भी तर्क परख, कोई भी तथ्य परख इन्होंने आरोप जो है वो नहीं लगा पाए। इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि निश्चित रूप से विष्णुदेव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 2.5 वर्षों में पिछले जो गड्ढे इन्होंने कर रखे थे उसको पाटते हुए नई विकास की गाथा लिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दी गई गारंटी को पूरा किया गया है, न केवल उसको पूरा किया गया है अपितु नए भी बहुत सारे काम हमने जो किए हैं उसकी सारी फहरिस्त तथ्यपरक तरीके से मुख्यमंत्री जी ने रखी। इनके एक एक आरोप को वहां पर हमने जो है वो ध्वस्त कर दिया। भारी मतों से इनका अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गया। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे मोहन जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अपना ही विश्वास ढूंढने में लगे हुए थे। जो ये गुटबाजी में बिखरे हुए से हैं, ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे इस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम आपस में अपना विश्वास ढूंढ लें और नेतृत्व ढूंढें। क्या स्थिति थी जब चरणदास महंत जी खड़े होते हैं, अपना सबसे पहले तो सबसे विपक्ष के नेता को पहली बार सबसे पहले भाषण देते हुए सुना गया इस पूरे इतिहास में विधानसभा के, और फिर उनको हाथ खड़े करके अपने लिए विश्वास एकत्र करना पड़ा। ये सारी बातें बताती है कि कहीं ना कहीं बिखरी हुई स्कैटर्ड जो कांग्रेस है वो एकजुट होने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन वो भी नाकाम है। और जितने भी आरोप इन्होंने लगाए हैं सारे के सारे तथ्य से विहीन हैं और बिल्कुल गलत हैं। इसलिए ये केवल और केवल मीडिया ट्रायल था, केवल और केवल सुर्खियां बटोरने का एक इनका ये प्रयोग था। ये मैं कहूंगी बिल्कुल भी कहीं पर भी जनता ने पहले भी इनको जनता ने अविश्वास जता दिया है कांग्रेस के ऊपर, और ये फिर कौन सा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। इनका यह राजनीतिक अविश्वास प्रस्ताव जो जनता का अविश्वास है उसी से संबंधित अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, चलिए, राजनीतिक प्रस्ताव था, गिर गया, और फायदा नुकसान का आकलन समय समय पर होता रहेगा। हम लेकिन अभी फौरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं मनीष वोरा जी से। मनीष जी, क्या लग रहा है, इससे किसे फ़ायदा हुआ, किसे नुकसान हुआ, क्या मैसेज गया इस पूरे प्रस्ताव के गिरने के बाद? मोहन जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव
अभी तक छत्तीसगढ़ में 10 बार आ चुके हैं और एक बार भी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि कहीं पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया हो या सरकार को किसी भी रूप में, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ आया हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आया हो। तो अभी तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं उसमें एक ये चीज जरूर है कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विपक्ष जो है अपनी बातों को सदन में रखने का समय चाहता है। जैसा कि अभय नारायण जी कह रहे थे कि कांग्रेस को समय ही नहीं दिया जाता, तो ये तो बड़ा मुझे लगता है कि गंभीर सवाल जो है अभय नारायण जी ने उठाया है। कांग्रेस को यदि समय नहीं दिया जाता तो इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि क्या कांग्रेस के जो नेता या विधायक हैं वो उतनी संख्या में प्रश्न नहीं लगाते, यानी आप विधानसभा में सक्रिय नहीं है तो आपके पास में उतना वो नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको समय नहीं मिल पाता है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा वो है। यदि इतना अच्छा अवसर आपको मिला अविश्वास प्रस्ताव पर बात करने के लिए, तो मुझे लगता है क्यों कांग्रेस जो है वो सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर पाई। बहुत बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस के पास में थे, मगर उन मुद्दों को, जैसा कि शताब्दी जी कह भी रही थी कि तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर, मैं इसके पहले भी जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव आया था मोहन जी, उस दिन भी इसी चैनल में टीवी 24 में आपके साथ बैठा हुआ था और उस दिन भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है ये सबको पता है, लेकिन हाँ जो आपको समय चाहिए, विपक्ष के लिए एक अच्छा अवसर है और सत्ता पक्ष के लिए भी अच्छा अवसर है, दोनों को अपनी बातें रखने के लिए अवसर मिलेगा। मगर बहुत कम समय में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव का हश्र तो सबको पता था और वही हुआ भी, लेकिन इतने बड़े बड़े मुद्दे होने के बाद भी कांग्रेस यदि भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर पा रही तो मुझे लगता है ये कांग्रेस की अपनी कमजोरी है। बड़े बड़े, बहुत सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, कानून व्यवस्था, आप देखें सिंचाई, खाद, बीज, ये सारे रोजगार, ये सारी जो चीजें हैं इनको लेकर के कांग्रेस जो है वो सदन के अंदर जितनी आक्रामकता के साथ भारतीय जनता पार्टी को तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर घेरना चाहिए था, सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। और उसका हश्र ये निकला कि जो इंपैक्ट क्रिएट करना था, जो विश्वास प्रस्ताव से पूरा एक नैरेटिव सेट होता है, पूरे प्रदेश के अंदर में एक मैसेज जाता है, वो नहीं हो पाया। बहस जरूर हुई, बातचीत हुई, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी, मगर मुझे लगता है कि और ज्यादा आक्रामकता के साथ में सदन के अंदर में बातों को तथ्यों और आंकड़ों के साथ में रखना था और सरकार को कटघरे में खड़ा करना था। क्योंकि बहुत सारे, मैंने कहा ना, बहुत सारे, एक दो नहीं, कम से कम 20-25 ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच सड़क पर तो जा रही है, सड़क से उनको फीडबैक भी मिल रहा है, मगर उस फीडबैक का उपयोग सदन के अंदर कैसे करना है आपको और किस प्रकार से सरकार को आपको कटघरे में खड़ा करना है, यह महत्वपूर्ण होता है। ये आप नहीं कर पाए, तो जो एक इंपैक्ट कांग्रेस क्रिएट करना चाह रही थी वो नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन एक चीज ये जरूर हुई कि मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष अपनी कुर्सी बचाने में जरूर कामयाब होते दिख रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए, एक मैसेज चला गया, नेता प्रतिपक्ष कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो ये नहीं कर रहे थे अभय नारायण जी, और थोड़ा सा निगेटिव गया क्योंकि एक ये हार ही है ध्वस्त होना इस प्रस्ताव का। आप देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर पूरे देश में क्या स्थिति पैदा कर दी है। 240 सांसद वाले 362 सांसद होने का दावा किस तर्क पे कर रहे हैं? उनसे लड़ना है, उन षड्यंत्रों से लड़ना है, और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पूरी मुस्तैदी से उन षड्यंत्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार से लड़ रही है। ये वैध अवैध ईडी लाकर, इनकम टैक्स लाकर, सीबीआई लाकर, एलआईबी लाकर, तमाम सरकारी संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर, चाहे लखमा जी को जेल भेजने का मामला हो, देवेंद्र यादव को जेल भेजने का मामला हो, चाहे टर्न बघेल को जेल भेजने का मामला हो, आप देख रहे हैं कि कोर्ट में क्या फैसले आ रहे हैं। कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, टिप्पणियां भी कर रहा है। उस बीच में कांग्रेस के लोग एकजुट होकर, और डॉक्टर चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, सांसद है, आज उनकी पत्नी भी सांसद है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनको विश्वास प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी बचाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वो तो अब उस स्थिति में है कि किसी को कुर्सी प्रदान करेंगे, उन वरिष्ठ नेताओं में से हैं वो, और वो बहुत सहमी नेता हैं। इसलिए इस तरह की बातें तो बिल्कुल नैरेटिव सेट करने वाली बात है। कुर्सी तो बचाना है विष्णु देव साय को कि रात को 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और सारे पत्रकार सीएम हाउस के सामने इकट्ठे हो जाते हैं कि नया मुख्यमंत्री इस हाउस में कौन आएगा। कुर्सी बचानी उन मंत्रियों को जिनके खिलाफ नितिन नवीन जी के पास
और अमित शाह जी के पास आंकड़े जा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग का है, ये भ्रष्टाचार महिला बाल विकास का है, ये भ्रष्टाचार जमहूरी में शिक्षा विभाग का है। कुर्सी बचाने की चिंता उनको है, हम तो विपक्ष में हैं। हमारी कुर्सी जनता हमको सौंपेगी तब आएगा। हमारी कुर्सी जनता ने ली है वापस और जनता हमको वापस करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता वापस नहीं करेंगे। लेकिन जो माहौल देश में है, सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है, एक शिक्षा मंत्री नीट की परीक्षाओं में, वही आज छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। 136 बिंदु तो कम थे, 52 पेज के पूरा दस्तावेज पेश किया गया और एक एक मुद्दे पर, नकटी गांव का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, तमनार में उद्योगपतियों को कब्जा देने का मुद्दा हो, ग्राम सभा में फर्जी कागज जमा हुआ, ग्रुप हो गया और एफआईआर लिखी जाती है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ। सरपंच, सचिव, वहां के तमाम जवाबदार अधिकारी, उनके नाम नहीं, लाभार्थी उद्योगपति का नाम नहीं, अज्ञात व्यक्ति 1 साल से खोजा जा रहा है और एफआईआर है। ग्राम सभाओं के अधिकार समाप्त, पंचायतों के पास काम करने का पैसा नहीं है, जनपद पंचायत के पास पैसा नहीं है, जिला पंचायत कलेक्टर के आगे पीछे घूम रहे हैं कि इसको इस योजना में मंजूर कर दो, डीएमएफ का फंड दे दो। ठीक है, प्रभारी मंत्री रहते कल आ गई बात, आ गई। पांडे जी से अब जवाब ले लेते हैं। सरदार जी, अगर ये मुद्दे ही नहीं होते तो यह अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं आता। ये मुद्दे तो हैं, ये सब मान रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को जवाब भी देना पड़ा। मुद्दे जो हैं वो खड़े क्यों हो रहे हैं सरकार के खिलाफ, अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, काम चलता है। निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसको अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ शगुफा तो छेड़ना पड़ेगा और इसी के लिए उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए हैं। मैं फिर कहूंगी, फिर पूरी मजबूती के साथ कहूंगी कि बिना आधार के केवल आवाज निकाल देना, बिना आधार के केवल मुद्दे कह देना से नहीं होता है। आधार होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। केवल फहरिस्त खड़े कर देने से कुछ बात नहीं बनती है। केवल हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। वास्तव में गहराई में जाकर देखना पड़ेगा कि आप यदि कोई मुद्दा उठा रहे हैं, किसी ग्राम पंचायत का मुद्दा उठा रहे हैं, जी राम जी को लेकर आप कुछ कह रहे हैं, मनरेगा को लेकर कुछ कह रहे हैं, तो तथ्य क्या है? वास्तव में आप कहते हैं किसानों के साथ अन्याय हुआ। अरे आपने क्या दिया किसानों को? आप पूछिए किसानों से, किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसने दिया? सिंचाई परियोजना को किसने लागू किया? किसने महतारी वंदन का वादा पूरा किया? आपने क्या किया? आप तो 500 रुपए कहते रहे, 5 रुपए भी नहीं दे पाए। शराब घोटाला, कोयला घोटाला और पीएससी घोटाला, महादेव में भी आप ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य माफिया भारतीय जनता पार्टी के नेता को जीत पे पेट्रोल डाल के आग लगाता है। उनको दबाने के लिए 136 मामले लेकर आए हैं और उसमें 36 भी स्टैंड नहीं कर पाए और इसलिए आप अच्छे से उसको सदन में नहीं रख पाए, क्योंकि कहीं न कहीं अंदर का जो मन का चोर है, कहीं न कहीं आप घोटालों में जो घिरे हुए हैं, आपको ये साबित करता है कि आपके अंदर की जो कमजोरी है, उस कमजोरी की वजह से कि किन घोटालों में मैं जुड़ा हुआ हूँ, कैसे मैं किस तथ्य को रखूं, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा पांव तो कीचड़ में धंसा हुआ है, तो मैं कैसे दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालूं? इसलिए आप कमजोर पड़ गए। आप समझिए आप क्यों कमजोर पड़ गए, क्योंकि आप स्वयं आपने क्या किया जनता के साथ? आपने छत्तीसगढ़ की जनता को लूटा, शराब के नाम पर, कोयले के नाम पर, पीएससी में युवाओं के साथ आपके कौन खोल रहे हैं? आप क्या बात करते हैं? वित्त मंत्री जी शराब दुकान रोज खोल रहे हैं क्योंकि उनको आबकारी से पैसा वसूलना है। 1000 रुपया महतारी को दो और 5000 रुपया महतारी के बच्चों और पति से वसूल लो। ठीक है। अरे इनके में कोई घोटाले हैं तो बताइए ना। ये अगर आपकी कोई घोटाले की फहरिस्त है उसको बताइए, वो सवाल कर लीजिए अभय नारायण जी। जमहूरी घोटाला, साड़ी खरीदी घोटाला, कुकर खरीदी घोटाला, टिफिन खरीदी घोटाला, इस घोटाले की बात करेंगे आप? इसको, अरे जो घोटाले आपने किए हैं, जो घोटाले आपने किए हैं, कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला,
जो साबित हो गया, तथ्य विहीन बात ना करें। आप किसी के साथ भी ठीक। घोटाला जोड़ के घोटाला नहीं कह जमहूरी सकते। घोटाला तो ये साबित है। साबित हो गया है। आप के लोगों के ब्रिजमोहन द्वारा जी ने आरोप जो लगाया ईडी है। के सामने बयान आए हैं, जो ठीक है। गवाह हैं, गवाहों चलिए, के द्वारा जो तथ्य रखे ब्रिजमोहन गए जी हैं। तो स्थान को लेकर शायद उन्होंने विरोधाभासी बयान दिया था, लेकिन आज हमारा जो विषय उस पर आते हैं। मनीष बोरा जी, ब्रिजमोहन जी को अध्यक्ष पद से हटाया गया। हाँ, मोहन जी, ये घोटाला नहीं, एक भ्रष्टाचार करने के प्रकरण लिए है, ये एक प्रकरण है। अब डायरेक्ट अधिकारी ने इसमें पैसा नियमों खर्च किया। की तो आपके बिना यहाँ भी टेंडर तो के 2.5 टेंडर साल लगे। तक टीएस बाबा इंतजार करते रहे, उनको कहाँ मुख्यमंत्री ठीक पद है। दिया आपने? चलिए मनीष जी, ये समय कम है, हम ये 2.5 जानना चाह रहे हैं इस साल की तरीके बात की करिए, बहसों से दीदी, आखिर 2.5 साल की बात निकलने करिए। क्या वाला है। आरोप लगेंगे, जवाब दिया जाएगा, आरोप प्रत्यारोप में ये बात आई गई हो जाती है। इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मनीष जी को बोलने दी। जी मनीष जी। देखिए मोहन जी, एक बात तो ये तय है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना सरकारों के खिलाफ एक ये विपक्ष का प्रमुख वो बन गया है कि भाई धर्म है, सरकार का कार्यकाल पूरा हुआ है तो एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओ। और एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि सरकार के जो कार्यकाल होता है उस कार्यकाल के दौरान उनकी जो असफलताएं होती हैं उसको सरकार को दिखाना और सरकार को आईना दिखाने का काम जो है विपक्ष करता है, और उसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया जाता है। जैसा कि अभय नारायण जी कह रहे थे कि समय मिलना चाहिए कहने का, तो उनको अपनी बातों को रखने का समय मिलता है, लेकिन उन बातों को आप किस तरीके से रखते हैं, सरकार के खिलाफ कितनी आक्रामकता से आपके विधायक जो है सरकार के खिलाफ बातों को रखते हैं, कितनी आक्रामकता से वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहां पर रखते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास होता है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से, तो वैसा एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट होना था अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के, वो मुझे लगता है कि समय और जो वो था वो दोनों सही नहीं था। थोड़ा सा समय लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था और उसके खिलाफ बकायदा एक माहौल पूरे प्रदेश के अंदर में बनना चाहिए था कि ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार पर सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। और ये जनता के बीच में भी जाना चाहिए था कि क्या मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर के आप आए हैं अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के खिलाफ अविश्वास क्यों, इस बात को समझना होगा। लेकिन उन चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि उतनी आक्रामकता नजर नहीं आई। ठीक है, और सदन की लड़ाई अब खत्म हुई है। अब उम्मीद रखते हैं कि सड़कों पर इस तरीके के मुद्दों को लेकर कांग्रेस उतरेगी, तो वहां क्या सफलता मिलती है उस पर हम डिबेट करेंगे और उस पर भी हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल सदन में जो हुआ उसको लेकर दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। शताब्दी पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।